Okay. In the lesson of planning in sports, next topic is method of deciding the winner. Method of deciding winner in a league tournament. Yesterday I taught you about the league tournament. लीग टूर्नामेंट में को हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, हाउ वी कैन ऑर्गेनाइज लीग टूर्नामेंट. We organize three type of methods. I taught you about the cyclic method and staircase method. After only these two methods included in your syllabus. So after these two methods, next point is here, method of deciding winner in a league tournament. लीग टूर्नामेंट में विनर डिसाइड करने की प्रॉब्लम होती है. टीम्स जब मैचेस खेलती हैं, प्ले करती हैं, उस समय प्रॉब्लम्स आती है मेथड. इसलिए हम लोग डिसाइडिंग विनर इन लीग टूर्नामेंट का मेथड्स यूज करते हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ मेथड्स. फर्स्ट वन इज ब्रिटिश मेथड. सेकेंडली अमेरिकन मेथड. American method. These are two type of methods by which we decide the winner in a league tournament. ये दो तरीके हैं जिसके बेस पर हम लोग डिसाइड करते हैं विनर टीम्स को. जनरली फर्स्ट यार पॉइंट्स किस तरह से दिए जाते हैं. फॉर विनर 2 points, runner, or you can say draw second winner of the match. Winner of the match 2 points, loser of the match 0 point, and third one is draw 1 point. By this way we give points to the teams. जब टीम्स गेम या मैचेस या टूर्नामेंट्स प्ले करती हैं, उस समय कोई भी दो टीमें अगर गेम या टूर्नामेंट्स खेलती है, उसमें से कोई ना कोई टीम्स विन करती है. जो टीम विन करती है उसके 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं. जो लूज करती है, मैच हार जाती हैं, उनको 0 पॉइंट दिए जाते हैं. और इफ बोथ टीम्स आर डिसाइडिंग विनर जो है या डिफीटिंग का कोई डिसीजन नहीं हो पाता है, उस समय ड्रॉ हो जाते हैं. यानी कोई टीम, जब दोनों टीमों में से कोई टीम नहीं जीतती है, उस समय ड्रॉ हो जाते हैं. और उस ड्रॉ के कंडीशन में 1 पॉइंट ईच, यानी एक पॉइंट दोनों ही टीमों को दिए जाएंगे. ये आपकी कंडीशन है. जो पॉइंट्स दिए जाते हैं इन मेथड्स में, दोनों ही मेथड्स में इस पॉइंट्स का हम लोग यूज करते हैं. सो इफ द पॉइंट्स आर इक्वल इन केस ऑफ 2 टीम्स, अगर सपोज दैट अगर दो टीमों के मैचेस होते हैं और दोनों ही केसेस में पॉइंट्स इक्वल हो जाते हैं, बट इफ इट रिमेन्स ए ड्रॉ, द टीम विच ओन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस इज डिक्लेयर एज द विनर. जो टीम सबसे अधिक मैचेस विन की रहती है उसको हम लोग विनर डिक्लेयर करते हैं. इफ द
टाई स्टिल रिमेन्स, अगर मान लीजिए सपोज दैट दोनों ही टीमें मैचेस बराबर विन की हों, उस कंडीशन में भी अगर स्कोर बराबर हो जाएंगे, सो द टीम्स may be declared the winner if the tie still remains. The team that scored maximum number of goals is declared as the winner. If the tie still remains, a match is held again between these teams. अगर इस तरह के ड्रॉ टीम्स होती हैं, बार बार अगर वो दोनों हर कंडीशन पर अप्लाई अगर करते हैं तो और बार बार वो ड्रॉ हो जाती है, यानी पॉइंट्स में दोनों टीमें बराबर हो जाती हैं, तो फिर से हम क्या अगेन उन दोनों ही टीमों के बीच में मैचेस टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं. इफ देयर इज ड्रॉ अगेन द विनर इज डिक्लेयर्ड बाय टॉस, और उस मैचेस कराने के बाद फिर से ड्रॉ हो जाए तब हम लोग टॉस का यूज करते हैं, यानी सिक्के हम लोग उछाल कर टॉस करते हैं, उसमें से हेड और टेल या दूसरा मेथड का भी हम लोग यूज कर सकते हैं. बाय द ड्राइंग ऑफ लॉट्स के बेस पर भी हम यूज कर सकते हैं. अब उसमें से जिसका लकली जिसका विन कर जाएंगे, ऐसे कंडीशन में वो टीम जीत जाती है, डिक्लेयर्ड विनर हो जाती है. अब यहाँ ब्रिटिश मेथड हमने यहाँ यूज किया है. ब्रिटिश मेथड के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन्ड suppose that for example you can take if any team. Excuse me sir. Yes, बोलिए सर एक बार रिपीट कर दीजिए. ओके, वीडियो पॉज हो गई थी. ओके. Method of deciding winner in league tournament. In previous class I have already taught you about the league tournament, how we organize league tournaments. League tournaments को हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, किस मेथड पर ऑर्गेनाइज करते हैं. फर्स्ट वन इज साइक्लिक मेथड एंड सेकंड वन इज स्टेयरकेस मेथड. सो फॉर डिसाइडिंग विनर, हेयर पॉइंट डिसाइडिंग विनर इन ए लीग टूर्नामेंट, इन लीग टूर्नामेंट में विनर डिसाइड करने के लिए हम लोग दो मेथड का इस्तेमाल करते हैं. वन मीन्स वी आर यूजिंग टू मेथड्स, फर्स्टली ब्रिटिश मेथड एंड सेकेंडली अमेरिकन मेथड्स. ये दो मेथड का हम लोग यूज करते हैं. पॉइंट्स विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसीजर. पॉइंट्स विल बी चेंज ऑल्सो, पॉइंट्स को हम चेंज भी कर सकते हैं. अगर हम चाहें तो इसको 5 और 3 भी कर सकते हैं, उसको 0 भी कर सकते हैं. वो टोटली डिपेंड करता है वो अपने ऑर्गेनाइजर्स पर. ऑर्गेनाइजर्स किस तरह के पॉइंट डिसाइड करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है. बट द नंबर इज जनरली वी आर गिविंग द विनर ऑफ द मैच इज 2 points and loser of the match is 0, and if both teams are equal means they not deciding winner, then draw. दोनों ही टीमें अगर गोल नहीं कर पाती है, जीत नहीं पाती है, आपस में टाई हो जाता है, ऐसे कंडीशन में हम 1 point ईच, यानी दोनों ही टीमों को एक एक पॉइंट देते हैं. क्लियर? इफ फॉर द ब्रिटिश मेथड वी फॉलो this method, total points obtained divided by total possible points into 100. ब्रिटिश मेथड में इस फार्मूले का हम लोग यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक इफ टोटल पॉइंट्स एनी टीम टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन, मान लो कि 6 मैचेस अगर खेलती हैं, अगर मान लो एक टीम 6 मैचेस खेलती हैं, ठीक है, और 8 मैचेस में अगर सपोज दैट कोई भी टीम 8 मैचेस प्ले करती हैं, ऐसे कंडीशंस में 6 मैचेस अगर विन करती हैं और 2 मैचेस ड्रॉ हो जाते हैं, तो पॉसिबल पॉइंट्स आपके टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन की कंडीशन में क्या हो जाएंगे? 6 into T, 6 into 2 means 12 points. Draw means 1 plus 1. That means 12 plus
2. Possible points is total points obtained is here how much? 14. Total possible points 8 मैचेस, यानी 8 मैचेस उनको खेलने थे और 8 मैचेस के अनुसार टोटल पॉसिबल पॉइंट्स 8 इंटू 2 होते हैं, यानी 16 पॉइंट्स उनके आने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने कितना ऑब्टेन किया? 14. मीन्स आउट ऑफ 16 द टीम ऑब्टेन 14 पॉइंट्स, सो 14 बाई 16 इंटू 100. इसके अनुसार आपके पॉसिबल पॉइंट्स आपके परसेंटेज काउंट अप किए जाएंगे और इस तरह से आपकी परसेंटेज वैल्यू निकलेगी. इसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि कौन सी टीम कितने पॉइंट से विन कर रही है और कौन सी टीम लास्ट में विन करेंगी. ये आपके पॉसिबल पॉइंट्स को आप इसको डिवाइड करके निकाल देंगे तो 87.5% में निकलेगा. सेम दैट इज द परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स. ये पॉइंट्स परसेंटेज हैं. ये लीग टूर्नामेंट में ब्रिटिश मेथड के अनुसार हम लोग इसको शो करते हैं. नेक्स्ट आपके है अमेरिकन मेथड. अमेरिकन मेथड के अनुसार हम लोग पॉइंट्स इसका मेथड यूज करते हैं. इसके लिए अलग मेथड है, सेम प्रोसीजर है लेकिन थोड़ा सा इसका चेंजेस है. मैचेस ओन. अब देख लीजिए यहाँ पर टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन्ड है और यहाँ पर मैचेस ओन है, यानी जितना मैचेस हम जीते रहेंगे, ठीक है, वो डिवाइडेड बाय मैचेस प्लेड, जितने मैचेस आपको खेलने हैं. प्लेड इनटू 100. ये आपके फॉर्मूले हैं. इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे तो अमेरिकन मेथड का एडॉप्ट करेंगे. For according to American method, this method followed by us for the deciding winner in league tournament. That means matches own. जितना matches हम win किए रहेंगे. Suppose that I have taken example here. Out of 8 matches, we own 6 matches. Means 6 matches अगर मान लीजिए जीत रहे हैं तो 6 matches के अनुसार हम यहाँ पर रखेंगे. और मैचेस प्लेड कितने हैं करने हैं हमको? आउट ऑफ 8, तो 6 में से 6 मैचेस हम विन किए और 8, तो 6 बाई 8 इंटू 100. दैट इज द प्रोसीजर ऑफ द डिसाइडिंग विनर इन लीग टूर्नामेंट. ये 2 तरीके हैं जिसके बेस पर हम लोग विनर डिसाइड करते हैं लीग टूर्नामेंट में. क्लियर? दैट इज द मेथड ऑफ द लीग टूर्नामेंट. ये लीग टूर्नामेंट के प्रोसीजर्स यहाँ आपके फिनिश हो जाते हैं. प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में अभी अब तक हमने आपको नॉकआउट टूर्नामेंट एंड लीग टूर्नामेंट दोनों के ही बारे में आपको बताया कि किस तरह से हम लोग मैचेस आपको कराए जाते हैं और क्या क्या मेथड यूज किया जाता है. इसमें एक मैचेस और कराया जाता है. अब सपोज दैट कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट. एक कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट इसके पहले मैंने आपको बताया है. कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में 2 मैचेस को एक साथ कराया जाना, यानी सपोज दैट नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट या लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट. इस तरह के टूर्नामेंट्स हम लोग के द्वारा ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं. और जनरली इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में कि नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट के बेस पर आपको टूर्नामेंट्स कराने हैं. नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट. और लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट. आज के डेट में इस मॉडर्न टाइम में काफ़ी फेमस है ये टूर्नामेंट्स. इसी बेस पर ज़्यादातर टूर्नामेंट्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं.
फर्स्टली नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट, जब नंबर ऑफ टीम्स एक्सेस होती हैं तो हम इस फार्मूले को यूज करते हैं, नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट। नॉकआउट बेसिस पे मींस जब हम सभी टीमों को एक दूसरे से मैचेस कराते हैं, देन उसमें से जो टीम डिफीट हो जाती है उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। एंड देन लीग टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट कब कराए जाएंगे? आफ्टर 2 राउंड्स। दो राउंड के बाद, यानी फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड, दोनों राउंड आप फिनिश कर लेंगे नॉकआउट टूर्नामेंट में, उसके बाद आप लीग टूर्नामेंट लेकर चलेंगे। मींस फ्रॉम द क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल से जो टूर्नामेंट्स होंगे वो लीग टूर्नामेंट के बेसिस पर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। यानी जनरली जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में अभी पिछले साल भी पूछा था कि 21 मैचेस आपको ऑर्गेनाइज करने हैं, 21 टीम्स के मैचेस ऑर्गेनाइज करने हैं, फिक्चर्स तैयार करने हैं नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट के बेस पर। तो इसमें आपको नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट में फिक्चर्स ड्रा करने के लिए 2 राउंड्स तक आपके नॉकआउट टूर्नामेंट के बेस पर आप ऑर्गेनाइज करेंगे। और जब शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगी टीम्स, यानी टीम्स इसमें डिफीटेड हो जाएंगी और एलिमिनेट हो जाएंगी, आफ्टर देन 2 राउंड, सेकेंड राउंड क्वार्टर फाइनल्स। इन क्वार्टर फाइनल, फ्रॉम क्वार्टर फाइनल यू कैन ऑर्गेनाइज लीग टूर्नामेंट। उसके बाद आप लीग टूर्नामेंट पे मैचेस कराएंगे। वैसे ही है इसमें भी, लीग कम नॉकआउट, पहले लीग टूर्नामेंट के बेस पर हम मैचेस कराएंगे। मींस फर्स्ट राउंड तक आपका लीग टूर्नामेंट के बेस पर मैचेस कराए जाएंगे और सेकेंड राउंड से आपके नॉकआउट टूर्नामेंट के मैचेस कराए जाते हैं। इसमें क्या फायदा है, बेनिफिट्स क्या है कि जो टीमें एलिमिनेट हो जाती हैं फर्स्ट राउंड में, वो नेक्स्ट राउंड में अच्छा परफॉर्मेंस देकर नेक्स्ट मैचेस विन कर सकती हैं। वैसे इसमें भी है कि जो टीमें एक बार डिफीट हो जाती है, फिर उसके बाद जो अच्छी टीमें अगर आती हैं तो अच्छी टीमों के बीच में लीग टूर्नामेंट्स कराकर हम टूर्नामेंट को इंटरेस्टेड बनाया जा सकता है। सो दिस इज द प्रोसेस, ये सभी प्रोसेस है जिसके बेस पर आपके टूर्नामेंट्स कराया जाता है। दैट इज द प्लानिंग ऑफ स्पोर्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट्स में इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटीज। सर ये तो हट गया है ना? नहीं, कोई कुछ भी इसमें से आपका नहीं। प्लानिंग इन स्पोर्ट्स आपका लेसन है ना? हेलो सर हटा है इंट्रामुरल, सर ये हट गया है, हट गया है। आपके सिलेबस में यहाँ से सारे टॉपिक हट गए। यहाँ से Yes, पीछे sir. सारे टॉपिक्स हट गए हैं। ठीक है, आप यस इस सर। हट गए हैं, फिर भी इस टॉपिक को आप देख लीजिए। ठीक है, उसमें क्वेश्चन से राइज हो जाते हैं कभी कभी कि इंट्रामुरल्स जो एक्टिविटीज होती हैं, जनरली जो प्लानिंग स्पोर्ट्स में हम लोग टूर्नामेंट्स कराते हैं, ठीक है, उससे वो ये अटैच हो जाते हैं बाद में। इसलिए इस एक्टिविटीज को भी थोड़ा सा जनरल चीजें हैं इसमें हम बताएंगे। इसमें आपको ज्यादा डीप में लेकर नहीं जाएंगे, केवल थोड़ा थोड़ा इसका आपको बता दे रहे हैं कि आपको ध्यान में रहेंगे कि हमको क्वेश्चन मान लीजिए बाय द वे अगर दे देता है तो हम कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, सिर्फ जनरल चीजें इसमें हम आपको बताएंगे। यस, बोलिए। इंट्रामुरल्स मीन्स विद इन द कैंपस, within the campus, or you can say within the wall. ये स्कूल की एक्टिविटीज है, जितनी भी ये स्कूल की एक्टिविटीज जनरली इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटीज जो कराई जाती हैं, जनरली इंट्रामुरल एक्टिविटीज जो होती हैं स्कूल में, जो स्कूल हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इंट्रामुरल एक्टिविटीज अपने बच्चों के होलसम डेवलपमेंट के प्रोसेस के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। मींस
for the development of physical, mental and emotional and social development of the students. Intramural physical activities organized by our schools or institutions. So the word intramural is generally we use here within the campus or within the wall. Means no students of the other schools can participate in these tournaments or in these activities. इस activities में बाहरी बच्चे यानी बाहरी स्कूल के बच्चे इसमें participate इंट्रामुरल एक्टिविटीज में नहीं कर सकते हैं. बट इन एक्स्ट्रा मुरल एक्टिविटीज आउटसाइड ऑफ द कैंपस, हियर आउटसाइड ऑफ द campus or you can say or wall, outside of the campus or outside of the walls. ये आपका एक्स्ट्रा मुरल एक्टिविटीज में अदर स्कूल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी अदर जो बाहरी स्कूल्स होते हैं दे कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन दैट एक्टिविटीज. जस्ट फॉर एग्जांपल यू कैन से ऑर्गेनाइजिंग ऑफ क्लस्टर मीट्स, रीजनल और नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो टीमें जो टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं उसमें इसमें एक्स्ट्रा मुरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं. मेनली द मोटो ऑफ इंट्रामुरल एक्टिविटीज इज ए गेम फॉर ईच एंड ईच फॉर गेम. मेन मोटो a game for each and each for a game. ये स्लोगन है, ये मोटो है जो जनरली इंट्रामुरल एक्टिविटीज का बेस माना जाता है. सो ए गेम फॉर ईच एंड ईच फॉर ए गेम may be considered the motto of intramurals, and there is no doubt that regular physical education programs develop good habits, skills, knowledge and other social qualities in the students, but the effective programs of intramurals may enhance further developments also. So next point is here extramural activities. Extramural activities से related आप कुछ समझ लीजिए. Extramural activities generally which are performed outside the walls of the institutions or schools. It points towards the activities that are organized by an institution or school, and also the student of two or more schools participate in them. इसमें दो या दो से अधिक स्कूल पार्टिसिपेट करते हो, ऐसे कंडीशन ऐसे एक्टिविटीज को हम लोग एक्स्ट्रा मुरल कंपटीशन के नाम से जानते हैं. सो एक्स्ट्रा मुरल कंपटीशन द स्टूडेंट्स ऑफ अदर स्कूल्स आल्सो पार्टिसिपेट इन देम. ये आपके एक्स्ट्रा मुरल एक्टिविटीज है. इसमें आपके अकॉर्डिंग अभी हमने सिलेबस तो नहीं देखा इसमें कि निकाला है कि नहीं. चलिए आप लोग कह रहे हैं तो उसको हम जनरली आज देख लेंगे कि वो पार्ट्स हटाया गया है कि नहीं. लेकिन हमने सिलेबस में देखा यही है कि प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में आपके एक्स्ट्रा मुरल और इंट्रामुरल एक्टिविटीज भी इंक्लूडेड होती है. नेक्स्ट प्रोसीजर है स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स. व्हाट अबाउट स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम स्टूडेंट्स? हेलो. यस सर. हाँ सर, ये हटा है. ये भी हट गया है. ये सर इंट्रामुरल सब हट गए हैं. Specific sports programs also deleted from this lesson. यस सर. What is ये सर सारे हट गए, इसके बाद से सारे टॉपिक हट गए. उसके बाद से सारे टॉपिक हट चुके हैं. चलिए स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स में क्या क्या हैं जनरली वो जान लीजिए आप लोग. स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स? चलिए हट गए हैं तो बता दीजिए आप लोग कि स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स? जानते हैं कुछ ऐसे जनरल
थॉट्स के बारे में हम लोग सोच लें। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स के बारे में बताइए अगर कुछ जानते हो तो। व्हाई इट्स ऑर्गेनाइज, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स क्यों ऑर्गेनाइज किए जाते हैं? दिस स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स हैव बीन वेरियस ऑब्जेक्टिव्स फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस, जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, लोगों के बीच में अवेयरनेस डेवलप करने के लिए, रिगार्डिंग यूनिटी, एकता यूनिटी मेंटेन करने के लिए, फॉर awareness of health and diseases like AIDS, swine, flus, and other type of activities. Just like you can say, for example, corona. कोरोना का भी को भी आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि ये भी एक तरह की आपकी डिजीज है और इसके लिए भी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। मीन्स फॉर मास, इन मास जो रनिंग करते हैं बाय यूजिंग मास्क, मास में जो पीपल्स रनिंग कराते हैं या ऑन द रोड अगर मार्च पास कराए जाते हैं विथ यूजिंग मास्क, दैट मीन्स अवेयरनेस ऑफ द पीपल्स। हमारे गांव, हमारे विलेज एरियाज हैं, इसलिए यहाँ पर लोग उतने शिक्षित नहीं हैं या उतने जागरूक नहीं हैं। ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए मास्क का हम लोग यूज करके कोरोना का हम लोग एडवर्टाइज कर सकते हैं कि कोरोना को हम अपने से कितना फार अवे रख सकते हैं। दैट इज द स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स। ये आपके स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स के अंतर्गत किए जाते हैं। जनरली इन सभी प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए डिफरेंट सोसाइटीज हैं जो ऑर्गेनाइज करती हैं, जस्ट लाइक रेड क्रॉस सोसाइटीज और यू कैन से YMCA, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। ये सभी ऐसे एसोसिएशंस हैं जो ऑर्गेनाइज करती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेड क्रॉस सोसाइटी भी आपके कोरोना के ऊपर वर्क कर रही हैं। सो ठीक उसी तरह से स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स के बारे में भी हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। What is your next lesson in according to your syllabus, students? सेकंड चैप्टर से कुछ नहीं हटा है। सेकेंड चैप्टर में स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। हेलो हेलो, व्हाट इज योर सेकेंड लेसन? स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। व्हाट अबाउट योर स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन? सर वो पूरा चैप्टर, उसमें से कुछ नहीं हटा है। स्पोर्ट्स एंड हाँ सर, न्यूट्रिशन इसमें से कुछ भी नहीं हटा है। सेकेंड लेसन पूरा डिलीट हो गया है कि है? है सर। पूरा है, इसमें से कुछ भी नहीं हटा है सर। कुछ भी नहीं हटा है, चलिए ओके। स्पोर्ट्स सेकेंड लेसन, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। You know balanced diet? Balanced diet. As all of you know that you maybe wants to remain fit and healthy. सभी लोग जानते हैं कि आज के समय में ड्यू टू द कोरोना सभी लोग अपने आप को फिट एंड हेल्दी रखना चाहते हैं। सो फूड एंड न्यूट्रिशन प्ले ए वेरी वाइटल रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो दीज आर हेल्पफुल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। सो द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर एवरी इंडिविजुअल। और according to our balanced diet, a balanced diet refers to the intake of edibles which can provide all the essential food constituents necessary for growth and maintenance of the body in definite amount which they are required by the body. Means a balanced diet eating the right amount of food from all the food groups, या इसको हम लोग संतुलित आहार के रूप में जानते हैं।
और इस संतुलित आहार में एक राइट अमाउंट के फूड्स हम लोग के द्वारा ग्रैस्प किए जाते हैं, लिए जाते हैं. सो ए डाइट which consists of all the essential food constituents. What are the food constituents? Proteins, fat, vitamins, proteins, fats, vitamins, carbohydrates, minerals, and water. In correct proportion. Food constituents. Balanced diet means a diet which consists of all the essential food constituents. Essential food constituents यानी हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को क्या क्या फूड कंस्टिट्यूएंट्स की आवश्यकताएं होती हैं. जनरली प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स एंड वाटर इन करेक्ट प्रोपोर्शन. अगर करेक्ट प्रोपोर्शन में अगर बैलेंस डाइट हम नहीं लेते हैं तो मीन्स दिस बैलेंस इन आवर, यू कैन से बॉडी और इन आवर पार्ट्स, हमारे पार्ट्स में डिसबैलेंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. इसलिए करेक्ट प्रोपोर्शन एक जनरली हम लोग इसके अनुसार लेते हैं. प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स एंड वाटर इन करेक्ट प्रोपोर्शंस. दैट मीन्स बैलेंस डाइट. सो for balanced diet is that diet which consists of various constituents in accurate and appropriate quantity and quality also. इसमें क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही होने चाहिए. अब ऐसा नहीं कि हम डाइट ले रहे हैं, कहा जाता है कि हम डाइट लेते हैं. डाइट लेने के अनुसार का मतलब है क्वांटिटी प्लस क्वालिटी, बोथ आर इंक्लूडेड. क्वांटिटी भी होनी चाहिए और क्वालिटी भी होनी चाहिए. दोनों ही आपके फूड कंस्टिट्यूएंट होने चाहिए, तभी आपका बैलेंस डाइट एक्यूरेट माना जाएगा. क्वांटिटी का मतलब ये नहीं कि पूरा लेकर खा रहे हैं और उसकी क्वालिटी कोई है ही नहीं. हमने डाइट तो लिया है. दैट इज नॉट मीन्स डाइट. डाइट मीन्स ए करेक्ट प्रोपोर्शन एंड क्वांटिटी और प्लस क्वालिटी दोनों ही होने चाहिए करेक्ट प्रोपोर्शन में. दैट इज मीन्स बैलेंस डाइट. उसी को ही हम लोग संतुलित आहार कह सकते हैं. सो ए बैलेंस डाइट मस्ट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स इन एडुकेट अमाउंट. पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए. ये सभी कंस्टिट्यूएंट्स होना चाहिए, यानी इनकी सभी की पूर्ति हमारे बॉडी को होनी चाहिए. सो देयर मस्ट बी डेफिनेट प्रोपोर्शन between the different constituents of food and the food should be easily digestible. और जो फूड बैलेंस डाइट हम लोग में फूड कंस्टिट्यूएंट्स लेते हैं इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए. आसानी से वो हमारे बॉडी, हमारे अंदर जो बॉडी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो प्रॉपरली उसको डाइजेस्ट कर सके. अगर डाइजेस्ट नहीं करते हैं तो डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स हमारे अंदर अकरेंस होते हैं. सो the food should be easily digestible and cooking food is necessary because it is sterilizes foodstuffs and make it palatable and easily digestible. जो हम डाइट लेते हैं या भोजन लेते हैं पका हुआ होना चाहिए, कुकिंग फूड होने चाहिए, रॉ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम इज आल्सो ए मशीन. एक तरह से वो मशीन है और ये जो मशीन है हमारी तभी वर्क करेगी जब हम कुक्ड फूड का यूज़ करेंगे. रॉ में करने पर प्रॉब्लम्स होती हैं और अनडाइजेस्टेबल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं.
नेक्स्ट है आपका ये स्पोर्ट्स एंड नेक्स्ट न्यूट्रिशन में बैलेंस डाइट में फर्स्टली बैलेंस डाइट था. नेक्स्ट न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशंस means every individual in the world wants to lead a healthy life. सभी लोग चाहते हैं कि हमारी हेल्दी लाइफ हो, फिट हो. सो फूड इज द मेन बेसिस ऑफ मेंटेनिंग हेल्थ. और फूड हमारा क्या है, हेल्थ को मेंटेन करने का एक साधन है, माध्यम है. सो द नॉलेज ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इज इसेंशियल फॉर एवरी इंडिविजुअल्स. सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए. फूड एंड न्यूट्रिशन आर कंसिडर्ड सिनोनिम्स. दोनों ही सिनोनिम समानार्थी के रूप में वर्ड यूज किए जाते हैं. फूड एंड न्यूट्रिशन को हम लोग यूज करते हैं विथ वन अनदर, व्हेन एक्चुअली इट इज नॉट सो. फूड कंप्राइजेस ऑल दो सब्सटेंसेस दैट ह्यूमन बीइंग्स कंज्यूम फॉर देयर सर्वाइवल. फूड कंस्टिट्यूएंट्स यानी फूड सब्सटेंसेस वो सभी सब्सटेंसेस हैं जो ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं फॉर आवर देयर सर्वाइविंग. सो फूड इज a mixture of various substances which is essential for our life, whereas nutrition is a dynamic process which comprises consumption of food to remain healthy. Nutrition is essential, the process of nourishing or being nourished. So the process by which a living organism assimilates food and uses it for growth and replacement of tissues is called nutrition. Nutrition means the process by which a living organism assimilates food and uses it for growth and replacement of tissues is called nutrition. Or in another word, you can say also define that nutrition, the science of food and its relationship with the health. ये क्या है,